जवार, ये कोई वक्त था इन सब बातों का? दादाजी की आवाज़ ड्राइंग रूम में गूंज रही थी। आपने बाकी सबको क्यों नहीं बताया इस निकाह के बारे में? दादी जी ने गुस्से से पूछा। चुप, अभी मैं जवार से मुखातिब हूँ, दादा जान ने दादी जी को चुप करवाते हुए कहा। सभी वहाँ पर मौजूद थे। मेरा बताने का कोई इरादा नहीं था दादा जान, पर शाजिया ताई ने आज जो कुछ भी अनाया के साथ किया और सब ने मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। जवार ने असल वजह बताई। अनाया दूर खड़ी ये सब लाताल्लुकी से देख रही थी। उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्या कह रहे हो? क्या किया है शाजिया बहू ने? दादाजी ने हैरानगी से पूछा तो जवार ने उन्हें सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर दानियाल से बर्दाश्त ना हुआ। वो उठा और अनाया को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हद हो गई है बहू, तुम भी क्या बच्चों वाली हरकतें करती हो? उसको समझाने के बजाय उसे दूर कर रही हो, दादी जान ने शाजिया बेगम को डांटते हुए कहा। बस बहुत हो गया, अब सब लोग जाओ और जाकर सो जाओ, वैसे भी बहुत वक्त हो चुका है। दादा जान ने सबको जाने का हुक्म दे दिया। जवार बिना कुछ कहे ऊपर अपने कमरे में चला गया। जूनिया अपने कमरे में आई और चिल्लाने लगी, नहीं, जवार सिर्फ मेरा है, ऐसा नहीं हो सकता, वो अनाया का कभी नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेरा है, मेरा, जूनिया का है वो। जूनिया अपने आपे से ही बाहर हो गई थी। वो अपने रूम के चीज़ों को उठा उठा कर फेंकने लगी। जुनैरा बेगम उसके कमरे में दाखिल हुई। जूनिया, मेरी बच्ची, क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी और इस कमरे की? मामा, जवार सिर्फ मेरा है ना मामा, मैं उसके बिना मर जाऊंगी, जूनिया पागलों की तरह बोल रही थी। बस मेरी जान, ऊपर बैठो, वो तुम्हारा ही है, मैं वादा करती हूँ उसकी शादी तुमसे ही होगी, जैसे सालों पहले हुआ था बिल्कुल वैसे ही होगा। जुनैरा ने उसे तसल्ली देते हुए गले से लगाया और उसे नींद की गोली दे दी। जूनिया आहिस्ता आहिस्ता नींद में जाने लगी। जवार मेरा है, वो नींद में भी बुड़बुड़ा रही थी। दानियाल अनाया को लेकर अपने कमरे में आ गया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जो ताई जान ने कहा। दानियाल ने उसे सोफे पर बिठा कर पूछा। मैं क्या बताती, मैं खुद ही डिनर ख़राब नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी आप कौन सा मुझसे बात कर रहे थे? अनाया ने मुंह बनाकर शिकवा किया। दानियाल मुस्कुरा दिया। उसे उस वक्त वो बचपन वाली क्यूट अनाया लग रही थी, जो उसके गुस्सा होने पर भी अपनी गलती नहीं मानती थी, उल्टा उसे ही कसूरवार ठहराती थी। अच्छा जी, और जो तुमने दादाजी के साथ बदतमीजी की वो क्या थी? मुझे जब पता चला कि तुम जिस दिन से यहाँ आई हो सब हवेली वालों से गंदे लहजे में बात कर रही हो, तो मैं बहुत अपसेट था कि अनाया इतनी बदतमीज़ कैसे हो सकती है। दानियाल ने अपनी नाराज़गी की वजह बताई। देखे भाई, मैं हर किसी से इस तरीके से बात नहीं करती, सिर्फ उनसे करती हूँ जो डिज़र्व करते हैं, और आप मत पूछिएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। अगर आपने फोर्स किया तो मैं आपसे भी बात नहीं करूँगी। अनाया उठकर खिड़की के पास चली गई। ओके, मैं नहीं पूछता, मगर तुम अपना मूड ठीक करो, दानियाल ने बात ख़त्म करते हुए कहा। वैसे एक और गिला है मेरा, आपकी शादी होने वाली है और निकाह भी हो चुका है। आज आपकी रुखसती की डेट फिक्स हो रही थी और मुझे कुछ पता ही नहीं। दूल्हे की इकलौती बहन ये तक नहीं जानती कि उसकी भाभी कौन है। अनाया ने मुंह बनाकर ड्रामाई अंदाज में पूछा। सॉरी एनी, असल में मैं बताना भूल गया, और दुल्हन को तुम जानती हो, इसी घर में है, दानियाल ने कहा। इस हवेली में कौन? अनाया ने सवालिया अंदाज में पूछा। मनाल है तुम्हारी भाभी, तुम्हारे भाई की बीवी और तुम्हारी भाभी। मनाल है तुम्हारे भाई की बीवी और तुम्हारी भाभी, दानियाल ने अनाया के गाल खींचते हुए बताया। मनाल, वाओ, नाइस चॉइस, मुबारक हो भाई। अनाया दानियाल के गले लग गई। अच्छा, अब तुम जाओ, काफ़ी थक गई होगी, यूनिवर्सिटी भी गई थी, दानियाल ने उसे प्यार से कहा। ओके, मनाल से बात करनी होगी, बोलकर हंसे। ओके, मनाल से बात करनी होगी, वो ये कहकर हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गई। अगला दिन इतवार का था। सब लोग आज घर पर ही थे। सबने मिलकर नाश्ता किया। दादाजी, ताया जान, चाचा जी के साथ मिलकर खेतों की तरफ निकल गए। बाकी खवातीन सब काम मुकम्मल करके अब शादी के लिए कपड़ों के डिज़ाइन देख रही थी। दादो, मैं बता रही हूँ, लहंगा ही पहनूंगी मैं। हानि की आवाज़ बहुत ऊंची थी। वो कब से यही बात दोहरा रही थी। बेटा, बताया ना कि लहंगा हमारे यहाँ सिर्फ दुल्हन ही पहनती हैं, लड़कियाँ नहीं, शाजिया बेगम ने दुपट्टे पर गोटा लगाते हुए कहा। हानि मुंह बनाकर बैठ गई।
अनाया ऊपर बैठ बैठ कर थक चुकी थी, इसलिए वो नीचे उन लोगों के पास आकर बैठ गई और मोबाइल यूज़ करने लगी। ओह शुक्र है अनाया तुम आ गई। देखो इसमें हम मनाल आपी, तहरीम आपी और जोया आपी के लिए कौन सा डिज़ाइन बनवाए लहंगे का। हैनी ने लैपटॉप अनाया के सामने किया। हाँ अनाया आपी आप ही बता दें, आपकी तो ड्रेस की चॉइस अच्छी होती है, आमना ने भी उनके पास आते हुए कहा। ओके मैं देखती हूँ। अनाया सीधे होकर डिज़ाइन देखने लगी। सब खुश थे कि आजकल अनाया अच्छे से बोल रही थी, खासकर लड़कियों के साथ। दूर सोफे पर बैठी जूनिया का दिल कर रहा था कि वो अनाया का कत्ल कर दे। उसे उन सब की अनाया के साथ इतनी दोस्ती और उन लड़कियों का अनाया को इतनी इम्पोर्टेंस देना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वैसे अनाया तुम तो शादी पर भी पैंट शर्ट ही पहनोगी, तुम्हारी फेवरेट जो है। वैसे कैसे लगेगा दूल्हे की बहन और वो भी पैंट शर्ट में। उसने ज़ोरदार कहकहा लगाया। जूनिया ने तंज का तीर अनाया की तरफ फेंका तो जुनैरा बेगम भी हंस दी। बाकी सबको उसका मजाक पसंद ना आया। जूनिया तुम मेरे लिए इतना मत सोचो, बल्कि तुम अपने बारे में सोचो कि शादी में सही सलामत जाना चाहती हो या टूटी हुई हड्डियों के साथ। अनाया ने अपना हिसाब चुकता किया। पास बैठी मिनाल, हानी और आमना की हंसी निकल गई। जूनिया दांत पीस कर रह गई। ये देखो ये तीनों डिज़ाइन कैसे हैं। अनाया ने तीनों डिज़ाइन हानी को दिखाए। वाह इतने खूबसूरत हैं। हानी इतनी ज़ोर से चहकी और फिर सबको डिज़ाइन दिखाने लगी। सबको डिज़ाइन पसंद आए और वो भी बहुत ज़्यादा। अनाया तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। तहरीम ने अनाया के डिज़ाइन की तारीफ़ की। हाँ मेरी मामा की चॉइस अच्छी थी, मेरी भी उन्हीं पर गई है, अनाया ने मोबाइल चलाते हुए कहा। वहाँ कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। मिनाल, हानी, आमना, अनाया तुम लोग मेरे कमरे में आओ। जवार बहुत गुस्से से टीवी लाउंज में दाखिल हुआ और उनको अपने कमरे में आने का कहकर चला गया। और आमना आप जाओ, हैदर को बुलाकर मेरे कमरे में आओ जल्दी। जवार ने आमना की तरफ देखकर सख्त लहजे में कहा। आमना हैदर को बुलाने के लिए चली गई। और तुम तीनों चलो मेरे साथ। वो तीनों उसके पीछे उसके कमरे की तरफ बढ़ गए। पीछे बाकी सब कुछ हैरान खड़े देख रहे थे। ये बच्चे भी ना पता नहीं क्या हो गया है, दादी जान ने कहा। जवार कमरे में आकर रुका तो वो तीनों भी आ चुकी थी। अनाया पहली बार उसके रूम में आई थी। कमरा उस हवेली के बाकी कमरों की निस्बत काफ़ी बड़ा और मुख्तलिफ था। सामने बेड पड़ा था और उसके दूसरी तरफ ड्रेसिंग पर बिल्कुल कॉर्नर में ही कबर्ड बनी हुई थी। उसके साथ सोफ़ा पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ बालकनी थी जिसके आगे पर्दे गिरे हुए थे और भी बहुत सी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई थी। अनाया की नज़र बेड के ऊपर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। वो काफ़ी बड़ी थी और वो हैरान हो गई उस तस्वीर को देखकर, क्योंकि ये तस्वीर उन दोनों के निकाह वाले दिन की थी। मैडम अगर आपने जायज़ा ले लिया हो कमरे का तो बात शुरू करें। जवार ने अनाया का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ किया। हाँ करो शुरू, मैंने कब रोका है। अनाया वहाँ बेड पर बैठ गई। ओ भाई क्या बात है, क्यों बुलाया? ये एक ही तो दिन होता है क्रिकेट खेलने का, उसमें भी आपने बुलवा लिया। हैदर आते ही शुरू हो गया। चुप, तुम लोगों की क्रिकेट तो मैं निकालता हूँ। प्रिंसिपल की कॉल आई थी, उन्होंने तुम सब लोगों के कारनामों के बारे में बता दिया है मुझे। जवार ने उन सब की तरफ गुस्से से देखकर कहा। सबके चेहरों के रंग उड़ गए। पहले तो हैदर और हानिया तुम बताओ, शर्म नहीं आती तुम लोगों को यूनिवर्सिटी जाकर बच्चों की तरह लड़ते हुए? हैदर अगर कॉफ़ी गलती से तुम पर गिर ही गई थी तो क्या ज़रूरत थी इतना तमाशा करने की? प्रिंसिपल ने बताया कि तुम लोग कैंटीन में वहाँ कुत्तों की तरह लड़ रहे थे। जवार गुस्से से उन पर बरस रहा था। आई एम सॉरी भाई, हानी ने रोते हुए कहा। तुम दोनों की वजह से कितनी बातें सुननी पड़ी हैं मुझे, कुछ अंदाज़ा है? और हैदर साहब, मैं आपको याद करवा दूं कि आप वहाँ किस काम के लिए गए हैं, उस पर तवज्जो दो। मैंने अगर आइंदा तुम दोनों की कोई भी शिकायत सुनी तो अंजाम के ज़िम्मेदार तुम दोनों खुद होगे। जवार ने हाथ उठाकर वार्निंग देते हुए कहा। आई एम सॉरी भाई। हैदर ने शर्मिंदगी से नज़रें झुकाकर जवार से माफ़ी मांगी। अरे इनको छोड़ो, इनकी बात ले लो। ये मैडम जी पहले ही दिन एक की हड्डी और दूसरे की नाक तोड़ कर आई हैं। तो मिस अनाया जी, क्या आप वजह बताना पसंद करेंगी? जवार ने अनाया को बेड पर बैठे हुए देखकर तंजिया अंदाज में कहा। आपको जिसने भी बताया, मैंने एक का बाजू तोड़ा और दूसरे के हाथ पर सिर्फ अपना पाँव मारा था। अनाया बेड पर बैठे हुए हाथ रखकर बेफिक्री से बोली। हैदर की हंसी निकल गई। जवार ने गुस्से भरी नज़रों से उसे घूरा। अच्छा जी, तो तुम ये बताना पसंद करोगी कि ऐसा क्यों किया तुमने? जवार ने फिर से सवाल किया। हाँ क्यों नहीं, इतना अजीम काम किया है मैंने, तुम्हें तो ज़रूर ही बताऊंगी। तो हुआ ये कि वो लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा था।
काफ़ी बदतमीज़ी से उससे बात कर रहा था, उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। मैंने बस हाथ ही छुड़वाया था और ये सब कुछ हो गया। अनाया ने मासूम सा मुँह बनाकर सारी बात बता दी। हैदर के साथ सबकी हंसी निकल गई। तुम सब निकलो यहाँ से, चलो, मुझे नज़र मत आना यहाँ, निकल जाओ यहाँ से। जवार ने गुस्से से सबको कमरे से निकाला और अनाया की तरफ मुड़ा। अब बोलो। जवार पैंट की जेबों में हाथ अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। बता तो दिया इतना ही हुआ था, और भी मारना था, पर छोड़ दिया। अनाया ने बेड से उठते हुए कहा। बड़ा एहसान किया तुमने मुझ पर, शुक्रिया। जवार उसके सामने झुक कर बोला तो अनाया हंस दी। अनाया, ये मजाक नहीं है, तुमने वादा किया था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारे लिए पहले ही बहुत परेशान हूँ। जवार ने बेड पर बैठकर सर अपने हाथों पर गिरा दिया। अनाया उसके साथ आकर बैठ गई। जवार अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था और बहुत परेशान नजर आ रहा था। शाह, तुम्हें पता है, जब मैं लंदन गई थी तो वहाँ हर वक्त रोती रहती थी कि मुझे वापस जाना है। तब वहाँ पर मेरी एक दोस्त बनी आयशा, जो हमारे घर के साथ रहती थी। अनाया मुस्कुरा रही थी और ये सच्ची मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पर। जवार उसको गौर से सुन और देख रहा था। तो मैं हर वक्त उसी के साथ रहती। उसके घर में एक नौकर था, वो उसे बहुत गंदी नज़रों से देखता था। एक दिन घर पर जब वो अकेली थी, तब उसके नौकर ने उसे कमरे में बंद कर दिया। अंदर से रोने और चीखने की आवाज़ें आती रहीं। मैं बाहर खौफजदा सी सुन रही थी और रो रही थी। मैं डरती हुई वापस घर आ गई। उस रात मैं सो नहीं सकी थी और अगले दिन मुझे पता चला कि उसके साथ ज़्यादती हुई थी, जिसकी वजह से वो मर गई। जवार, वो मर गई थी। वो दिन मेरी ज़िंदगी में क़यामत का दिन था, ठीक उस तरह जिस दिन मेरी माँ मरी थी, ठीक उसी दिन की तरह जिस दिन मेरी माँ मरी थी। अनाया बताते बताते रो पड़ी। जवार शौक में था। उसने अनाया को अपने कंधे से लगा लिया। मैं सोचती कि काश कि मैं अंदर चली जाती और उसे बचा लेती। काश। अनाया जवार के सीने पर मुक्का मार कर बोली। अनाया, चुप कर जाओ। जवार उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगा। उसे अनाया के रवैये की वजह अब समझ में आई थी। अनाया जवार से अलहदा हुई और बोली, तब मैंने अपने आप से वादा किया था कि किसी लड़की के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। खुद को ऐसा दिखाऊंगी कि कोई मुझे कमज़ोर ना समझे। तब से लेकर अब तक मैंने हर उस लड़के को मारा जिसने मुझ पर या मेरे सामने किसी और लड़की पर गंदी नज़र डाली। अच्छा, अब चुप कर जाओ। रोती हुई तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। मेरी ऐनी मुझे सिर्फ लड़ते हुए अच्छी लगती है। जवार ने अनाया के आंसू साफ करते हुए कहा। मैं जा रही हूँ। अनाया उठकर नीचे चली गई। अरे ऐसे कैसे? अपना कमरा तो देख लो पहले। जवार ने उसका बाजू पकड़ कर रोका। मेरा भी मूड नहीं है लड़ने का। अनाया अपना बाजू छुड़वा कर चली गई। जवार ने भी उसे ज़्यादा नहीं रोका। वो समझ चुका था कि उसे कुछ वक्त अकेले रहने की ज़रूरत है इस वक्त। मैंने तुम्हें कहा था कि उस लड़की का पता करो। बॉस को वो लड़की ना मिली अगले हफ्ते तक तो हम सब में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा बॉस के हाथों से। खुर्शीद बहुत गुस्से में अपने ख़ास आदमियों पर चिल्ला रहा था। पर बॉस, हमने बहुत कोशिश की कि पता चले वो गई तो गई कहाँ। पिछले एक हफ्ते से हम उसी को ढूंढ रहे हैं। वहाँ पर खड़ा एक आदमी बोला। क्या कर रहे हो तुम हरामखोरो? बस खाने के लिए आ जाते हो। वो काफ़ी गुस्से में आगे पीछे चक्कर लगा रहा था कि उसका एक ख़ास आदमी भागता हुआ अंदर आया। बॉस, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। बोलो, अब तो कुछ अच्छा सुना ही दो। इन मनहूसों ने तो कुछ काम नहीं करना होता। अगर कोई बात पते की ना हुई तो तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, उसने काफ़ी गुस्से से कहा। बॉस, आप सुनिए तो सही। उस लड़की का पता मिल गया है। जो बात उसने बताई उसे सुनकर सब उसकी जानिब मुतवज्जो हो गए। कहाँ है? बोलो, जल्दी से बताओ। वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ती है जिसमें से वो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। मैंने अभी अभी उसे निकलते हुए देखा। कुछ और लड़कियां भी साथ, और हाँ, एक लड़का भी था, उसने यूनिवर्सिटी का नाम बताते हुए कहा। और फिर उसने उनका पीछा किया तो वो सब एक हवेली में उतरे थे। वाह मेरे चीते, मैं जानता था तू ये काम कर देगा। खुर्शीद ने उसे थपथपी देते हुए कहा। अच्छा, मैं अब बॉस को फ़ोन कर लूँ, वो तो खुशी हो जाएगा और अच्छी खासी रकम भी मिलेगी। खुर्शीद ने हंसते हुए कहा और फ़ोन मिला दिया। हेलो बॉस। जी बॉस, मैंने वो लड़की ढूंढ ली है, खुर्शीद ने हंसते हुए कहा। कहाँ है? वो स्पीकर पर जल्दबाजी वाली आवाज़ उभरी। बॉस, उसका पता ढूंढ लिया है मैंने, आप आ जाएं, फिर उसको आपके कदमों में डाल दूंगा। खुर्शीद ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अगले हफ्ते ही वापस आ रहा हूँ। इतना बोलकर लाइन काट दी गई। बॉस अगले हफ्ते वापस आ रहा है।
और अब तुम सब उस लड़की पर नज़र रखोगे और उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। वो कब आती है, कब जाती है, कहाँ रहती है, कहाँ कहाँ जाती है, किसके साथ किस वक्त होती है, सब कुछ पता होना चाहिए। कोई भी गलती मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। खुर्शीद ने उंगली उठाकर वार्निंग देते हुए कहा। ओके बॉस। इतना कहकर वो सब चले गए। आखिर है क्या उस लड़की में जो बॉस इतना पागल हो रहा है उस लड़की के पीछे, और हम सबको अजाब में डाला हुआ है, और अब भी कैसे दौड़कर वापस आ रहा है। खुर्शीद ने ताज्जुब से सोचा। खैर मुझे क्या, मुझे तो अपना पैसा मिलना है। वो अपने शराब खाने की तरफ बढ़ गया। मेरी जान, मेरे दिल की मलका, एक बार तुम हाथ लग जाओ, मैं तुम्हें इस महल की मलका बनाकर रखूँगा। तुम्हें जब से देखा है किसी काम में दिल ही नहीं लग रहा। वो कुर्सी पर झूल रहा था और साथ साथ तसव्वुर से बातें भी कर रहा था। अब मुझे पता चल गया है कि तुम कहाँ हो। अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाओगी। तुम्हारा बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो पागलों की तरह हंस रहा था। अरे तुम्हारे बाप को तो पता होना चाहिए। उसने कॉल मिला दी। दूसरी तरफ से हेलो की आवाज़ उभरी। हेलो सुसर जी, कैसे हैं आप? उसने हंसते हुए कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ़ोन करने की? दूसरी तरफ से सुलेमान साहब एकदम अपनी कुर्सी से उठे और चिल्लाते हुए बोले। अरे सुलेमान साहब, क्यों बीपी बढ़ा रहे हैं अपना? आपको तो वैसे भी दिल का मसला है, कहीं ऐसे ही ना मर जाएं। फिर आप मेरी और अनाया की शादी में कैसे आएंगे? उसने हंसते हुए कहा। खबरदार अपनी गंदी ज़ुबान से मेरी बेटी का नाम भी मत लेना, वरना मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। सुलेमान साहब कांपते हुए बोले और उनका बीपी शूट कर रहा था। तुम्हें क्या लगा सुलेमान, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? अरे कितने बेवकूफ़ हो तुम। उसे ढूंढ लिया है मैंने, पाकिस्तान में है, शाह हवेली में रह रही है, और यूनिवर्सिटी का नाम बताते हुए उसने कहा कि वो अपना लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर रही है। ढूंढ लिया है मैंने उसे। जलाल अहमद हूँ मैं, जलाल अहमद। मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज तक मैंने जिस चीज़ को चाहा वो मिली है मुझे। अनाया को भी हासिल करके रहूँगा। इतना बोलकर उसने ज़ोरदार कहकहा लगाया और कॉल बंद कर दी। दूसरी तरफ जब सुलेमान साहब ने ये सारी बातें सुनी, उनका रंग पीला पड़ गया और फ़ोन उनके हाथों से छूट अपने दिल पर हाथ रखकर कुर्सी का सहारा लेने लगे, पर नीचे गिर गए। डैड, हसन जो अभी कुछ फाइल्स पर साइन लेने के लिए आया था, सुलेमान साहब को गिरते हुए देखकर भागकर उनको पकड़ने आया। सारा स्टाफ जमा हो चुका था। हसन उनको हॉस्पिटल लेकर पहुंचा और साथ सादिया बेगम को फ़ोन कर दिया। अनाया, अनाया। सुलेमान साहब की ज़बान पर एक ही लफ्ज़ था और वो बेहोशी में भी सिर्फ अनाया का ही नाम ले रहे थे। हसन ने परेशानी की हालत में शाहविला फ़ोन मिला दिया। शाहविला में सभी लोग लाउंज में बैठे हुए थे। अनाया जो कि अपने कमरे में जाने के लिए उठी थी, फ़ोन की घंटी सुनकर उसने फ़ोन उठा लिया। अस्सलामुअलैकुम, कौन? अनाया ने कॉल उठाकर पूछा। अनाया, मैं हसन। तुमने क्यों फ़ोन किया? अनाया ने बदतमीज़ी से कहा। अनाया, डैड। हसन इतना कहकर रोने लग गया। क्या हुआ डैड को? हसन, बोलो कुछ। अनाया ने परेशानी में उस पर चिल्लाते हुए कहा तो सब लोग उसी की तरफ मुतवज्जो हुए। जवार उठकर उसकी तरफ आया और उससे फ़ोन खींचकर खुद बात करने लगा। हाँ हसन, क्या हुआ चचा जान को? जवार ने पूछा। जवार, वो डैड को बहुत सीवियर हार्ट अटैक हुआ है, अभी वो आईसीयू में है, हसन ने रोते हुए कहा और फ़ोन बंद कर दिया। सब जवार को देख रहे थे। बोलो क्या हुआ डैड को? अनाया ने पूछा। चचा जान को बहुत सीवियर हार्ट अटैक हुआ है, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, वो अभी आईसीयू में है। जवार ने सबके सर पर बम फोड़ा। दादी तो ये सुनकर बेहोश हो गई। नहीं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं उन्हें छोड़कर आई थी, मैं उन्हें ठीक छोड़कर आई थी। तुम झूठ बोल रहे हो, अनाया रोते हुए बोलती गई। वो अनाया रोते हुए जवार को झंझोड़ झंझोड़ कर कह रही थी, वो ठीक हो जाएंगे। जवार ने उसे गले लगाकर चुप करवाते हुए कहा, नहीं, मेरे डैड को कुछ नहीं हो सकता, मैं उनके पास जा रही हूँ, वो ठीक हो जाएंगे। मैं जब बचपन में उनके पास होती थी तो वो ठीक हो जाते थे, मैं जा रही हूँ। अनाया ने जवार को दूर करके बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। अनाया, मेरी गुड़िया। दानियाल उसकी तरफ भागा और उसे पकड़ लिया। कुछ नहीं होगा डैड को, दानियाल ने अनाया को पकड़कर चुप करवाते हुए कहा। अनाया वहीं ज़मीन पर बैठ गई और रोने लगी। दानियाल को चुप करवाना मुश्किल हो रहा था, वो खुद भी रो रहा था। अनाया वहीं पर रोते रोते बेहोश हो गई। अनाया जवार उसकी तरफ भाग कर आया और उसको उठाने की कोशिश करने लगा, पर वो ना उठी। जवार, इसको इसके कमरे में ले जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, सलमा बेगम ने जवार से कहा। जवार अनाया को उठाकर कमरे में ले गया। बाकी सब दादी के कमरे में थे। डॉक्टर आया, उसने दवाई दी।
दादी को चेक किया और अनाया को भी चेक किया। अनाया सदमे की वजह से बेहोश थी, उसे ड्रिप लगाई गई थी। इसी तरह परेशानी में सारी रात हवेली वालों ने गुजारी। सुबह 7 बजे के करीब जवार को हसन की कॉल आई कि अब सुलेमान साहब ठीक हैं, पर वो बार बार अनाया का नाम ले रहे हैं। हवेली में सबने सुकून का सांस लिया। मैं बोल रही हूँ, मैं अब अपने बच्चे की जुदाई बर्दाश्त नहीं करूँगी। 10 सालों से मैंने उसे नहीं देखा। अब अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं मर ही जाती। मैं अंदर से घुट घुट कर मर रही हूँ। मैं अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर रही हूँ। मुझे मेरा बच्चा चाहिए हमाद साहब, दादी ने रोते हुए कहा। जी अब्बा जान, अब हम नहीं रह सकते अपने भाई के बगैर। आप प्लीज़ उसे आने की इजाज़त दे दें। वो वहाँ परदेश में क्या करेगा बीमारी की हालत में। मैं बस जा रहा हूँ लंदन आज और उसे लेकर ही वापस आऊँगा। फारूक साहब ने दादाजी को दो टोक अंदाज में कहा। जी अब्बा जी, आप उसे माफ़ कर दें। रायान साहब भी दादाजी के कदमों में बैठ गए। चले माफ़ कर देना, आप उसे आने की इजाज़त दे दें। अब हमदान साहब ने भी मिन्नत की। हमाद साहब जो खुद भी थक चुके थे बेटे की जुदाई की वजह से, उन्होंने बीवी और सब बेटों की बात मानकर सबको इजाज़त दे दी। हवेली में खुशी की लहर दौड़ गई। सब बहुत खुश थे कि 10 सालों बाद इस हवेली में सच्ची खुशी आई थी। रायान और फारूक साहब दोपहर की फ़्लाइट से लंदन जा रहे थे। लंदन में किसी को उनके आने का पता ही नहीं था। अनाया अभी तक सोई हुई थी, उसे बहुत तेज़ बुखार था। दानियाल अभी अभी अनाया के पास से होकर एक अहम काम के लिए बाहर गया था। जवार कमरे में दाखिल हुआ तो अनाया उठी हुई थी और ऊपर कमरे की छत को देखकर रो रही थी। जवार उसके करीब बेड पर बैठ गया और होले से पुकारा, ऐनी। अनाया पलटकर जवार को देखने लगी। सारी रात बुखार और बेहोशी की वजह से अनाया की आंखें सुर्ख हो रही थी। तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक हैं। जवार का इतना कहना था कि अनाया ने सुकून की सांस ली मगर कुछ नहीं बोली। तुम्हें पता है बाबा जान और ताया जान उन्हें लेने लंदन जाने वाले हैं। जवार ने उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा। अनाया सिर्फ इतना ही बोली। क्या हुआ, खुश नहीं हो? जवार ने अनाया की आंखों में देखकर पूछा। वो कुछ ना बोली, बस उसे देखती ही रही। जवार को उसकी आंखों में दर्द, तकलीफ, 10 सालों की तन्हाई ही दिखाई दी। उसने आगे बढ़कर अनाया की दोनों आंखों पर बारी बारी बोसा दिया, जैसे उसके रास्ते वो उसके सब दुख ले लेना चाहता हो। और आखिर में वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया और अपनी आंखों के किनारे साफ किए। आज उसने अनाया की आंखों में जो कुर्ब और जो दुख देखा था वो कोई और नहीं देख सकता था। वो जो बचपन में उसकी आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो आज वो कैसे उसे दुख में देख सकता था। मैं अनाया सुलेमान, जो किसी को अपना दुख नहीं दिखाती थी, आज जवार के सामने मैं कमज़ोर कैसे पड़ गई। अनाया उठकर बैठ गई और अपना सर हाथों में गिराकर सोचने लगी, क्यों हर बार मैं उसके सामने हार जाती हूँ? क्यों वो जब मुझे छूता है तो वो मुझे बुरा नहीं लगता? क्यों जब वो मेरे पास होता है तो मैं उसे महसूस करती हूँ? और कल मैं क्यों डैड के लिए इतना रोई थी? नहीं, मुझे इमोशंस में नहीं बहना। मैं जो यहाँ करने आई हूँ मुझे बस उस पर ध्यान देना है, बस। और डैड से भी मैं वैसे ही मिलूँगी जैसे पहले मिलती थी। मुझे अपने उन आंसुओं को कंट्रोल में लाना होगा, पहले की तरह सख्त बनना पड़ेगा। अनाया बेड से उतरकर खड़ी हुई और अपने आप से अहद करने लगी। फिर फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। मैं बस आ रहा हूँ। जवार गाड़ी में बैठकर फ़ोन पर किसी से बात करते हुए बोला। गाड़ी रोड पर दौड़ रही थी। अब वो उसी खंडर नुमा इलाके में था। उसने उस तहखाने की तरफ कदम रखा। कुछ बोला उसने? जवार ने आकर उस ऑफिसर से पूछा। नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं बोला। बहुत ढीठ बंदा है, इतने दिनों से मार खा रहा है पर अभी तक कुछ नहीं बोला। मैं बुलवाता हूँ उससे। जवार ने कुर्सी खींचकर उस पर बैठकर अपनी शर्ट के कफ ऊपर करते हुए कहा। हाँ, तो कुछ नहीं बताएगा कि कौन है तू? जवार ने माथे पर तेवरी चढ़ाते हुए पूछा। नहीं बताऊंगा। चलो कोई बात नहीं, जब तुम्हारी ये उंगलियां ही नहीं रहेंगी तो क्या करोगे? चलो कोई बात नहीं, जब तुम्हारी उंगलियां ही नहीं रहेंगी तो क्या करोगे? जवार ने कटर को पकड़कर उसकी एक उंगली पर रखकर उसे काट दिया। उस आदमी की चीख बुलंद हुई। बोल, कौन है तू? वो तब भी कुछ ना बोला तो जवार ने उसकी एक और उंगली काट दी। बताता हूँ। जवार जैसे ही उसकी तीसरी उंगली काटने लगा वो चिल्ला कर बोला, मुझे साईं ने भेजा था तुम्हें ख़त्म करने के लिए, क्योंकि तुम उसके कामों में रुकावट बन रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें मारना चाहता था। उसने सारा सच उगल दिया। जवार को 1 सेकंड लगा पहचानने में ये किस साईं की बात कर रहा है। जवार उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले
اس آدمی کی گردن کاٹ دی، وہ وہیں پر مر گیا، اسے سائیں کے ڈیرے پر چھوڑ آؤ۔ زوار نے ایک آفیسر کو کہا۔ اوکے سر۔ زوار وہاں سے نکل کر باہر